तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपका भी सपना है कि मैट्रिक एग्जाम में 450 प्लस स्कोर करना? क्या आप भी चाहते हैं कि औरों की तरह आपका बेटर मार्क्स बने? अगर आप चाहते हैं ऐसा तो यह क्लास आपके लिए बिल्कुल ही सटीक और लाभदायक है, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे जो भी बच्चे 2027 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि चैप्टर का नाम है। यह लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया था और लेक्चर 1 चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें, सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख लें। और इस क्लास में हमको देखना क्या है, सबसे आसान भाषा में समझना है केमिस्ट्री को। अगर आपको डर लगता है साइंस से तो डराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए वो पूरा एफर्ट्स डालेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इस क्लास में देखना क्या क्या है, अगर आपको इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम, उसके बाद संतुलित समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल नॉर्मल वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाइएगा। उसके बाद ऊर्जा पढ़ना, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को करते हैं प्रारंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। तो रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या है? तो रासायनिक संयोग मुख्य रूप से आपको ये मतलब 2 नियम पढ़ने होते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक संयोजन में जो है ना, रासायनिक संयोजन में आपको 2 नियम पढ़ने होते हैं मुख्य रूप से। कितने नियम पढ़ने होते हैं? 2 नियम पढ़ने होते हैं। अब कौन कौन पढ़ना है? तो फर्स्ट है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन होता है। संरक्षण मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, मतलब द्रव्यमान कैसे कंजर्वेशन संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान कैसे संरक्षण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वजन द्रव्यमान ना तो बनाया और ना ही खत्म किया जा सकता है। मान लीजिए कि अभिकारक जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस O2 मिलकर किसका निर्माण किया? H2O का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे H2O का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? H2O का निर्माण किया। मान लीजिए ये 9 ग्राम था, ये दोनों मिलकर कितना ग्राम था? 9 ग्राम। तो मतलब प्रोडक्ट बनने यानी कि उत्पाद बनने के बाद भी यह कितना हो जाएगा? यह 9 ग्राम ही हो जाएगा। इसमें कोई ना तो रिएक्शन से पहले या तो फिर रिएक्शन के बाद, इन दोनों में कोई मतलब द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होता है। जितना द्रव्यमान मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले है, जैसे पहले अभिक्रिया रिएक्शन से पहले है, उतना ही रिएक्शन के बाद भी होगा। मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस प्रकार क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान बदलता है या फिर नहीं, अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित रहता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा वो अपरिवर्तित रहता है। बिकॉज देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अभिकारक जो था आपका अभिकारक जो आपका था जितना 9 ग्राम था, तो उसके बाद उत्पाद भी उतना ही होगा। चलिए अब इसके बाद ये फॉर्मूला भी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यही सिखाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वजन मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाएगा, मतलब खत्म भी नहीं किया जाएगा। जैसे 9 ग्राम है तो यहाँ 8 ग्राम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कतई भी नहीं होगा। और यह ऐसा सब प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने खोजा था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह नियम 1789 में एंटोनी लेवजियर द्वारा दिया गया था। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम जो 1789 में एंटोनी लेवजियर के द्वारा दिया गया था। तो अगर हम इसको परिभाषा में अगर व्यक्त करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान उसके बाद उत्पादों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अभी हम बात किए H2 प्लस O2 मिलकर किसका निर्माण किया? H2O का निर्माण किया। तो मान लीजिए ये दोनों मिला के 18 ग्राम है, ये दोनों मिला के 18 ग्राम है। उसके बाद इसका भी द्रव्यमान, प्रोडक्ट का भी द्रव्यमान जो है ना, यह भी 18 ग्राम ही होगा। इससे ना ही तो आगे होगा ना ही तो पीछे होगा, मतलब दोनों का द्रव्यमान जो है ना बराबर होगा। अब उदाहरण के लिए आप एक मतलब लोकल उदाहरण के लिए हम समझें तो उदाहरण हो गया, अगर आप 100 ग्राम दूध में 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो बनने वाली मीठी लस्सी का वजन कितना हो जाएगा? तो 110 ग्राम ही होगा, ना कि इसमें घटेगा। अगर 100 ग्राम हम दूध मिलाते हैं, मान लीजिए 100 ग्राम हम मिल्क को m से यूनिट करते हैं तो यह 100 ग्राम हो गया। उसके बाद 10 ग्राम जो है चीनी मिलाते हैं तो 10 ग्राम चीनी हो गया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? तो मीठी लस्सी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ?
मीठी लस्सी प्राप्त हुआ। तो 100 ग्राम 10 ग्राम कितना हो गया टोटल 110 ग्राम ही प्राप्त होगा। इससे ना तो कम होगा ना ही तो ज़्यादा होगा। क्या द्रव्यमान में दोस्तों चेंजेस हुआ? नहीं ना हुआ। तो यही सिखाता है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। मतलब ना ही तो द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं। यही हमें किससे मतलब यही जो हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम से सीखने को मिलता है। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए उदाहरण एक और लेते हैं, विज्ञान के उदाहरण में देखते हैं। अब इसको A + B ये इस दोनों को क्या कहेंगे? इस दोनों को अभिकारक कहेंगे, इस दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं, इससे R से सूचित करते हैं। इसको क्या कहेंगे? इससे प्रोडक्ट कहेंगे। मान लीजिए A बराबर 5 ग्राम है तो A बराबर 5 ग्राम है, उसके बाद B बराबर 10 ग्राम है, तो प्रोडक्ट इससे कितना बनेगा? ए भी कितना बन जाएगा? ए भी जो है ना हमेशा 15 ग्राम ही बनेगा। अगर आप चाहिएगा तो चाह के भी इसको ना ही घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। यही सिखाता है द्रव्यमान। आई होप कि आपको यह एकदम क्लियर हो गया, मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे अब है दूसरा नियम। जैसे अभी रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे, जैसे फर्स्ट नियम हम क्या पढ़े? फर्स्ट नियम यही पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सेकंड नियम क्या है? स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात के नियम क्या वाला है अब देख लेते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम, हर चीज़ की रेसिपी फिक्स होती है। तो हर चीज़ की रेसिपी जो फिक्स होती है, अगर हम इसको परिभाषा में व्यक्त करें, किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। किसी भी रासायनिक मतलब कोई भी रासायनिक होता है ना, रासायनिक यौगिक तत्व, वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझे तो एक लोकल एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए आप पानी जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। पानी किससे मिलकर बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। तो कितना होता है? तो 1:8 होता है। क्लियर? तो आप चाहे नल का पानी ले लीजिए या फिर पानी कहीं से भी पानी ले लीजिए, उसका अनुपात जो है ना 1:8 ही आएगा। मतलब कहीं से भी लीजिएगा उसका द्रव्यमान जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो आप चाहिए तो अगर आप चाहे नल का पानी ले, समुद्र का पानी ले ले, या फिर बारिश का पानी ले ले, या फिर लेब में पानी बनाए, तो इसका अनुपात जो है यही रहेगा, इससे चेंजेस नहीं होगा। अगर आप 9 ग्राम पानी, मान लीजिए आप 9 ग्राम पानी इसको तोड़ेंगे तो आपको हमेशा 1:8 ही प्राप्त होगा। यही मास प्राप्त होगा। मतलब मास भी फिक्स होता है, एक मतलब निश्चित यौगिक का एक निश्चित द्रव्यमान का अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी स्रोत से प्राप्त हो। जैसे बारिश से ही प्राप्त हुए उसका भी अनुपात 1:8 ही होता है। क्लियर हो गया होगा? आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और किसने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। यह जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो यह दिया था, किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पानी, अभी एग्जांपल पीछे ही समझाए, पानी H2O, आप चाहे गंगा का पानी ले ले, नाले की पानी ले ले, या लेब में पानी बनाए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन का अनुपात 1:8 ही होगा। कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:8 हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा, अगर 9 ग्राम पानी को तोड़ेंगे तो आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो अभी हम आपको पीछे ही देखें, पीछे ही समझाएं आपको पूरा एकदम इजी वे में कि आप कहीं से भी, मतलब कहीं से किसी भी स्रोत से आप कोई भी यौगिक उठाइए, मतलब कोई भी यौगिक, अगर उसका मास मतलब यौगिक जो है ना वह उसका जो है निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो वह जो ना उसका अनुपात एकदम निश्चित होता है, मतलब स्थिर होता है। तो अब मान लीजिए ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन बदल जाएगा। मान लीजिए आप कहीं से भी पानी लाइएगा, क्या कहिएगा? कौन सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन बदल गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप पानी कहीं से भी लीजिए, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन, मतलब वजन जितना रहेगा पहले उतना ही बाद में भी रहेगा। मतलब कहीं से भी लाइए, पानी का वजन जो है स्थिर है, स्थिर अनुपात में उसका वजन है, तो वही अनुपात में वजन उसका रहेगा।
आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको थोड़ा बुलेट पॉइंट में, फायर पॉइंट में याद रख लें तो नियम के बात और वैज्ञानिक का नाम। सबसे पहले नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण वजन नहीं बदलता है। तो किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। उसके बाद स्तर अनुपात का फॉर्मूला फिक्स है, यह किसने दिया था? यह जो है ना प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब एक और नया टॉपिक हो गया हम लोग का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम लोग को क्या करना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसको एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में समझना है हम लोगों को दोस्तों, कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना कैसे है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक आप लोगों से फीडबैक लेना है कि आप लोग को शॉर्ट टाइप क्लास चाहिए क्या लॉन्ग टाइप का क्लास चाहिए? मतलब कहने का तात्पर्य है शॉर्ट में समझाया जाए, शॉर्ट में पढ़ाया जाए, क्लास लिया जाए, सीरीज लिया जाए, या फिर लॉन्ग में क्लास लिया जाए। तो इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं अब, और आसान भाषा में। सबसे पहले समझना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों है, पहले ये सीखना है क्यों करना है। तो यह सबसे पहले यह है क्या, ये समझना है। तो आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी पढ़ा ना, अभी पीछे आप लोगों ने पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का, रासायनिक अभिक्रिया में मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जो है ना उसका निश्चित होता है। तो पढ़ा, जो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ना तो परमाणु पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है समीकरण के तीर के बाएं और आप लोग कमेंट बॉक्स बाएं और अभिकारक और दाएं और उत्पाद परमाणुओं की संख्या बराबर करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना मतलब हो गया यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि हम लोग ने अभी द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम से पढ़े कि किसी को ना तो हटा सकते हैं, आइटम का निर्माण कर सकते हैं, या फिर मास का निर्माण कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। बट लेकिन उसके परमाणुओं की संख्या बराबर करने को ही संतुलित करते हैं। मान लीजिए H2, अभी एग्जाम्पल लेते हैं H2 और ऑक्सीजन, ठीक, ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण किया ना, बोलिए हाँ किया ना। तो यहाँ पे H2 यहाँ पे कितना परमाणु है? तो 2 H2 है। और ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आप लोगों का? तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यह संतुलित है या फिर नहीं है? यह संतुलित नहीं है। तो इस संतुलित जो है यहीं पे जरूरी पड़ता है संतुलित करने का। कहाँ पे जरूरी पड़ता है? तो जरूरी यहीं पे पड़ता है संतुलित करने का। मेन रीजन संतुलित का यहीं पे होता है। तो यहाँ पे संतुलित कैसे करना है? तो चलिए एक पेज लेते हैं और पहले संतुलित करना सीख लेते हैं। उसके बाद पीपीटी, तो मतलब पीपीटी पे तो पढ़ना है ही, पहले एक लेते हैं संतुलित कैसे करते हैं। उसके बाद जो है ना, उसके बाद पीपीटी नोट्स तो कोई भी दे देगा सर, लेकिन आप जो समझिएगा ना वो इम्पोर्टेंट है, समझाना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पीपीटी लेते हैं एक और उसके बाद समझते हैं संतुलित करें समीकरण कैसे। तो ले लिए आप अपना पीपीटी एक। तो समीकरण को संतुलित करने सीखना है। तो पहले एक जल का ही ले लेते हैं, H2 प्लस O2 से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है? तो जल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। जैसे H हाइड्रोजन कितना है, ये पहले इस साइड का लिख लेते हैं, पहले इस साइड का लिख लेते हैं। इसको LHS बोल देते हैं। किसको? इसको क्या बोलते हैं? LHS। और इसको क्या बोल देते हैं? सॉरी, इधर LHS लिख दीजिए, LHS। उसके बाद इधर जो है ना RHS लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? थोड़ा कलर चेंज कर लिया जब। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। क्लियर? उसके बाद अब चलते हैं RHS यानी कि प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट को लिखेंगे सिंपल से H हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पे गड़बड़ा क्या रहा है? हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन पूर्ण ही जा रहा है। मेन यहाँ मुद्दा फंस रहा है किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को पुराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन के सबसे पहले तो इसको नहीं हटा सकते हैं, नहीं इसको हटा सकते हैं, नहीं इसको हटा सकते हैं। बट लेकिन इसके आगे जो गुना करेंगे ना उसको बराबर करना है। यही संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। संतुलित समीकरण क्या कहता है? संतुलित समीकरण तभी होगा जब हम इसके परमाणुओं को भी बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो यह मतलब आइटम जो है दोनों का
यह संतुलित नहीं है। तो इसी को ही मतलब इसी को एटम परमाणु को बराबर करने की प्रक्रिया को ही संतुलित यहीं पे जरूरी पड़ता है। अगर हम इसको तो यहाँ पे हमको क्या पुराना है, तो हम लोग को पुराना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पुराने के लिए आप लोग को सिंपली अगर यहाँ पे हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम 2 से यहाँ पे गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन आपका तो यहाँ पे आगे है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यह ऑक्सीजन तो आपका पूर्ण ही गया। उसके बाद क्या बच गया आपका, तो यहाँ पे बच गया आपका हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। हाइड्रोजन की संख्या पहले 2 था, पहले 2 ने लगाए थे ना, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 था, अब 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे हमको कितना पुराना है, तो 4 ना पुराना है, तो यहाँ भी आगे 2 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना कर देंगे तो सिंपली हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग का फाइनल इक्वेशन संतुलित करके कितना आ गया, तो H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके कितना प्राप्त होता था, HO प्राप्त होता था। तो अगर हम इसको संतुलित करें तो यहाँ पे 2 लगाए, उसके बाद यहाँ पर भी 2 लगाए, तो हम लोग का ये संतुलित हो गया। जैसे यहाँ पे 2 2 4, 2 2 4 हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, क्लियर। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया है तो और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए Mg प्लस O2 से हमें क्या प्राप्त होता था, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। तो यहाँ पे हम अगर LHS में देखें तो मैग्नीशियम आपका 1 है, तो मैग्नीशियम आपका 1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो क्या करें ऐसा जो है ना, जिससे हम लोग का दोनों बराबर हो जाए। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो सिंपली हमको करना कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन को ना पुराना है, तो ऑक्सीजन में ऐसा क्या करें जो कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, यही संतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो है ना एटम को ठीक ठाक करना होता है, उसे ही संतुलित, अगर आसान लैंग्वेज में समझे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो क्या करें ऐसा जो ऑक्सीजन को यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ से अगर हम गुना कर दें तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना बच जाएगा आपका, तो ऑक्सीजन फाइनली आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप लोग का ये समीकरण संतुलित हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ गए होंगे। 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो साथियों ये 3 संतुलित समीकरण आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर फिर भी आपको अगर ये संतुलित करना समझ नहीं आया है तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जो है ना इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मानते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से सारा कुछ निकाल के आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो संतुलित करना ये सब सीख चुके हैं, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद संतुलित क्यों करते हैं, तो अभी हम आगे पीछे ही देखें। अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो यह विज्ञान के नियम के खिलाफ होगा। क्यों खिलाफ होगा, यह वैसा ही होगा जैसे कि आप दुकानदार को 100 रुपये दिए, वो आपको 80 रुपये का सामान दे दिया, यह हिसाब से, इसके हिसाब से। तो वही तो हो रहा था। जैसे H2 और O2 मिलकर हम किसका निर्माण कर रहा था, H2O का निर्माण कर रहा था। यहाँ बताइए तो हम 2 ऑक्सीजन दिए। हाइड्रोजन तो चलो भाई, हाइड्रोजन तो खुश है बेचारा कि हाँ हमको जितना हम इन्वेस्ट किए थे उतना हमको प्रॉफिट हो गया, ना लाभ हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब बेचारा फंसेगा कौन, ऑक्सीजन फंस जाएगा। ऑक्सीजन बोलेगा हम इन्वेस्ट किए 2, मुनाफा हो रहा है हमको 1। तो यह इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ घरेलू एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा फनी टाइप से है, बट लेकिन घरेलू एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद गलत है, समीकरण का हिसाब बराबर रखने के लिए हमें उसे संतुलित करना पड़ता है। समीकरण को संतुलित समीकरण को जो है ना, समीकरण के हिसाब को बराबर रखने के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करने का आसान मंत्र
एग्ज़ाम में इसे हल करने का आपका सही तरह का अपनाएं। अभी पीछे ही अभी आपको हम सारा कुछ समझा ही दिए। सबसे पहले और एक बार नोट्स देख लीजिए। स्टेप 1 में समीकरण को लिखे, सभी सूत्र को चारों बॉक्स बना लें और अंदर में कुछ भी ना बदले। दोनों तरफ परमाणुओं की सूची बनाएं, जैसे लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अभी LHS और RHS करके बताए थे आप लोगों को। उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करें जिसकी संख्या सबसे अधिक है, अक्सर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। स्टेप 4 में बाकी बचे तत्वों को एक तरफ करके बराबर कर देना है। अभी हम पीछे ही आपको सारा एग्जाम्पल हम लोग देख लिए पीछे अभी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा के बारे में। क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में? हम लोगों को ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा के आधार पर जो है ना अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है। यही सारा चीज़ अगले क्लास में पढ़ना है। तो साथियों, आप लोगों को क्लास के बीच में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप लोगों को किस प्रकार की क्लास पसंद है, शॉर्ट क्लास या फिर लॉन्ग क्लास, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए क्लास या फिर शॉर्ट क्लास चाहिए आप लोगों को। आप लोग इसका जवाब बताइएगा। अगर साथियों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।